हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अब्राहम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर अब सभी लोगों से कहने गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। आज है सीपीआर यानी करंट पल्स रेडियो। आप लोगों के बीच लेकर आया हूं ताज़ा तरीन खबरें। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनको थैंक यू करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दिया नोटिस, जताई निराशा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं बताने के मामले में नोटिस जारी किया है। इसी कोड के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदा देने वालों और राजनीतिक पार्टियों के बीच मिलान संभव होगा, यानी पता चलेगा कि किस कंपनी ने या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में कितनी रकम दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई से कहा कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इनमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने नहीं बताया है। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा जताते हुए कहा कि अभी जब सुनवाई चल रही है तो एसबीआई को यहां मौजूद होना चाहिए था। इससे पहले गुरुवार की शाम पहले चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई 773 की 2 लिस्ट में से एक पर बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, तो दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिलने वाले बॉन्ड्स हैं और उनको मिलने वाले बॉन्ड्स का ब्यौरा है। ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक होते ही ये पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को किससे कितनी रकम चंदे के रूप में मिली, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड शेयर नहीं किया है जो प्रत्येक इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रिंट रहता है। इसी कोड से डोनर्स का राजनीतिक पार्टियों से मिलान करने में मदद मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यही कोड बताने के लिए कहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह जानकारी है कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना चंदा मिला। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो डेटा दिया है उसके मुताबिक अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी और कहा गया था कि इससे राजनीतिक फंडिंग को लेकर पारदर्शिता आएगी, लेकिन सिर्फ बॉन्ड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों को मिली रकम के भरोसे साफ नहीं हो पा रहा है कि किसने किसको पैसा दिया। इससे यह भी पता नहीं चल पा रहा है कि किसी खास पार्टी को फंड किए जाने के पीछे किसी डोनर का क्या मकसद है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 के अपने बजट भाषण में कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव से फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा था कि बगैर पारदर्शिता के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मुश्किल है। पारदर्शिता का सवाल अब भी सुलझा नहीं। चुनावी बॉन्ड स्कीम में याचिकाकर्ता एडीआर की तरफ से अदालत में पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग की ओर से अपलोड की गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में बॉन्ड के सीरियल नंबर नहीं है। इसी सीरियल नंबर से पता चलता है कि किसने किसके लिए बॉन्ड खरीदा, जबकि एसबीआई के शपथ पत्र में कहा गया था कि जानकारी अलग अलग दर्ज है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एएसवाई कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि एसबीआई ने चुनाव आयोग के जो आंकड़े दिए हैं उससे पता करना मुश्किल होगा कि किस बॉन्ड खरीदार ने किस पार्टी के लिए इसे खरीदा। एसबीआई ने जानकारी देने के लिए जून 2024 तक का समय मांगा था। कुरैशी कहते हैं कि एसबीआई को ये निर्देश देना चाहिए था कि वो जून तक भी ये जानकारी दे, क्योंकि देश की जनता यही जानना चाहती थी। इसी से पता चलता है कि क्या सरकार और देश के कॉर्पोरेट घरानों के बीच में कोई मिलीभगत है या नहीं। कुरैशी ने लिखा है कि ये काफ़ी अहम मुद्दा है क्योंकि राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला है। ये मुद्दा हमारे लोकतंत्र के चरित्र और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। कुरैशी ने लिखा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर जगी उम्मीद धूमिल हो गई है। इस मामले में क्या हम वहीं पहुंच गए हैं जहां पहले थे। हाँ, ये सच है कि 2018 से पहले राजनीतिक फंडिंग के मामले में पूरी तरह अपारदर्शिता थी। लगभग 70% पैसा कैश में दिया जाता था। हालांकि 20,000 रुपये से अधिक चंदे के बारे में चुनाव आयोग को बताना होता था और उसके एवज में टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद मामला और भी गोपनीय हो गया। कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। यही राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच गठजोड़ की आशंका बढ़ने लगी है। एसबीआई बहाना बना रहा है। भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मंशा पर सवाल उठाया है। गर्ग का कहना है कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने एक झूठा बहाना पेश कर रहा था और ऐसा करके एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को उस काम में धकेलना चाहता था जो असंभव है।
गर्ग कहते हैं किसने कितने का बॉन्ड खरीदा ये जानकारी तो मौजूद है, ये पता नहीं कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा। चूँकि सभी बॉन्ड एसबीआई के पास ही आते हैं, ऐसे में अगर सभी बॉन्ड्स तक अपनी पहुंच बना भी लेते हैं तो भी आप ये तय नहीं कर पाएंगे किसी खास बॉन्ड को किसने खरीदा और किसने इसको जमा किया। गर्ग कहते हैं इसलिए अगर एसबीआई ये कह रहा है कि बॉन्ड खरीदने वाले और उसे हासिल करने वालों के बीच मिलान करने के लिए और समय चाहिए, तो इसे वो कभी नहीं कर पाएगा, वो एसबीआई का एक बहाना है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वो बॉन्ड नंबर और इसे हासिल करने वाले के बीच मिलान के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने कहा एसबीआई के पास यूनिक नंबर्स हैं, हम इसे जाहिर करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्यों शीर्ष अदालत में ये आदेश में निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सार्वजनिक किए गए डेटा 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज ने राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। इसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी की ओर से बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए हैं। जहां तक पार्टियों का मामला है तो सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, इसे 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है। चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, AIDMK, BRS, शिवसेना, TDP, YRS, कांग्रेस, DMK, जनता दल, SNCP, JDU, राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक कर दे। हालांकि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एसबीआई ने शीर्ष अदालत ने कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि पिछली सुनवाई से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी सार्वजनिक करे और चुनाव आयोग ये जानकारी को इकट्ठा करके 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे अपनी वेबसाइट पर डाल दे। भारत में CAA लागू होने पर विदेशी मीडिया में मोदी सरकार पर कैसी टिप्पणी। केंद्र सरकार ने इसी हफ्ते नागरिकता संशोधन नियम की अधिसूचना जारी कर दी है। साल 2019 में बने इस कानून को 4 साल बाद मोदी सरकार ने लागू करने का फैसला किया है। जब ये कानून बना था तो देश के कई हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं और समाज के एक तबके ने इस कानून को भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया था। साल 2019 में जब CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे तो इसका अंत दिल्ली दंगों की शक्ल में हुआ। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। अब जब ये चुनावी साल में लागू किया जा रहा है तो विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी दांव बता रही हैं। CAA को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चर्चा है। विदेशों में इसे कैसे देखा जा रहा है और उसकी कैसी चर्चा है, यही समझने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में इसकी कवरेज पर नज़र डाली। अमेरिका और UN ने जताई चिंता। न्यूज़ एजेंसी के राइटर्स के अनुसार अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इससे कानून पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये कानून मूल रूप से भेदभाव करने वाला कानून है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने राइटर्स से कहा कि जैसा कि हमने 2019 में कहा था, हम चिंतित हैं कि भारत का नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA मूल रूप से भेदभावपूर्ण है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधियों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नागरिकता संशोधन नियम जिसकी अधिसूचना जारी की गई उसे पढ़ रहे हैं और हमें देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के नियमों के अनुरूप है या नहीं। अमेरिका ने भी भारत के नए नागरिकता कानून को लेकर शंका जाहिर की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम 11 मार्च को जारी किए गए नागरिकता संशोधन नियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम बारीकी से देख रहे हैं कि यह नियम कैसे लागू होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत है। राइटर्स लिखता है कि सामाजिक कार्यकर्ता ये मानते हैं कि नेशनल सिटीजन रजिस्टर के साथ इस कानून को मिलाकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों से भी भेदभाव किया जाएगा। कुछ को ये भी डर है कि इससे कई लोग जो सीमा के पास के राज्यों में रहते हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनकी नागरिकता जा सकती है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कानून के नोटिफाई होने पर कहा कि CAA धर्म के आधार पर भेदभाव को जायज़ बनाता है। यह अधिनियम अपनी संरचना में ही भेदभाव वाला है। यह कानून तमिल और श्रीलंका के बीच में भेदभाव करता है। नेपाल और भूटान जैसे देशों को प्रवासियों को नागरिकता से दूर रखता है। साल 2019 में जब शांतिपूर्वक विरोध हो रहा था तो सुरक्षा एजेंसियों ने अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया था। लोगों को हिरासत में लिया गया। हम अपील करते हैं कि प्रशासन लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करे। अमेरिका का जाना माना अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में चुनावों से कुछ हफ्ते पहले नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। कानून दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के बाद से ठंडे सरबस्ते में पड़ा था। सोमवार को मोदी सरकार ने ऐलान किया कि उसने CAA की बारीकियों के साथ नया नागरिकता नियम तैयार कर लिया है और इसे लागू किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारत में अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं
और चुनाव की तारीख की घोषणा इसी महीने होने वाली है। एनवाईटी ने लिखा है कि इससे ठीक पहले ही ये कानून लागू करके मोदी ने जनता को अपना वादा पूरा करने का संकेत दिया है और हिंदू शरणार्थियों वाले ज़िले में ये कदम मोदी के लिए चुनावी गणित को बदल सकता है। एनवाईटी ने लिखा है कि राजनीति को अगर किनारे करके देखें तो इस कानून से भारत की विविधता से भरी डेमोग्राफी तो नहीं बदलने वाली, कम से कम ये कानून अपने दम पर तो ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे मोदी जी ने ये साफ कर दिया है कि वो भारत के गणतंत्र को अपने तरीके से परिभाषित करना चाहते हैं। उनके विजन को लेकर वो किसी का विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसोसिएट प्रेस ने इस पर छापी हुई रिपोर्ट में लिखा है कि कानून को मई में होने वाले आम चुनाव से पहले लागू किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा था। मोदी सरकार तक देती है कि ये कानून पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को शरण देगा, लेकिन इससे भारत के लोगों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर भी मोदी सरकार की नीतियों का हिस्सा है, जिसके जरिए भारत से गैर कानूनी लोगों को निकालने का प्लान तैयार किया गया है। इसे अभी केवल असम में लागू किया गया है। आगे की जानकारी आप लोगों के पास लेकर आता रहूँगा मैं 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद।